हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनोज वर्मा। मैं मुंबई में रहता हूं। मुझे मोर देन 30 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन केमिस्ट्री है और मैंने नेशनल बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स, इंटरनेशनल बोर्ड जैसे कैम्ब्रिज और आईबीडीपी इन सभी को पढ़ाया हुआ है। तो अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए आज मैं आपके पास बहुत अवेटेड चैप्टर जिसका आपको इंतज़ार रहा होगा और जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो करने जा रहा हूँ बहुत ईजी लैंग्वेज में। और मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए टू द पॉइंट भी आपको समझाऊंगा। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट took four test tubes P, Q, R and S and filled about 8 ml of distilled water in each। मतलब कि इस तरह से 4 टेस्ट ट्यूब ले लिए। मान लीजिए ऐसे मैं समझा देता हूँ आपको, जिससे आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे जैसे 1 2 3 4, ऐसे 4 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। और 8 ml डिस्टिल्ड वाटर, सब में 8 ml, ये देखिए डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया 8 ml। अब ये 8 ml से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि इसने वाटर डाला, 8 ml हो, 5 ml हो, 6 ml हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर दैट ही डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट इन पी। तो पी के अंदर सोडियम सल्फेट, हाँ, क्यू के अंदर पोटेशियम सल्फेट और आर के अंदर कैल्शियम सल्फेट और इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट। और ये डालने के बाद एडिंग इक्वल अमाउंट ऑफ सोप सोल्यूशन, तो सबके अंदर फिर इसने सोप सोल्यूशन डाला, सोप सोल्यूशन। और इक्वल अमाउंट क्यों डाला? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए हमें इक्वल अमाउंट ही डालना चाहिए। और हमने इसको शेक किया, तब ये कह रहा है कि गुड अमाउंट ऑफ लादर विल बी ऑब्टेन्ड इन विच टेस्ट ट्यूब्स। तो ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का क्वेश्चन है। आपको पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के होने से वाटर हार्ड हो जाता है और उसमें लादर यानी झाग पैदा नहीं होता। तो यानी आपका जो है आर एन एस, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है इसलिए इसमें लादर पैदा नहीं होगा। और पी एन क्यू में होगा क्योंकि सोडियम और जो पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम, इससे हार्डनेस नहीं होती। ये जो सल्फेट है, सल्फेट, इससे आपको कुछ मतलब नहीं है, सल्फेट से आपको कुछ मतलब नहीं है। ये नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आयन तो होता ही है। आपको सिर्फ पॉजिटिव आयन्स पे फोकस करना है, नेगेटिव आयन्स पे आपको फोकस नहीं करना है। ये कैल्शियम सल्फेट की जगह कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता था, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड, कुछ भी हो सकता था। तो हमें पॉजिटिव आयन्स के ऊपर ध्यान देना है, नेगेटिव आयन्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा वीडियोस में नहीं बताई जाएंगी, सीधा आंसर बता दिया जाएगा। मैंने आपको डेप्थ में भी बता दिया कि आपको क्या देखना है। तो आंसर इसमें ऑब्वियसली पी एंड क्यू में लादर फॉर्म होगा, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम से हार्डनेस नहीं होती और कैल्शियम और मैग्नीशियम से हार्डनेस होती है। तो अब ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। और आगे कह रहा है कि a gas is liberated immediately with a brisk effervescence when you add acetic acid to sodium hydrogen carbonate powder in a test tube. Name the gas and describe the test that confirms the identity of the gas. तो नेम द गैस, तो ये इक्वेशन नहीं पूछा है लेकिन मैंने लिख दिया है। एसिटिक एसिड के साथ जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, जिसकी वजह से एफरवेसेंस या बबल्स निकलते हैं। ये कोई भी एसिड हो सकता है जिसमें ये रिएक्शन होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो आपको टेस्ट मालूम है, लाइम वाटर में पास करने से वो मिल्की हो जाता है। तो ये आपको लिखना है शॉर्ट में, आपको बहुत डिटेल आंसर नहीं चाहिए, कीवर्ड सही होने चाहिए। ओके। उसके बाद वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में, कार्बन कंपाउंड्स में, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्डिंग।
so free electrons are not present, therefore the carbon compounds are poor conductors of electricity. Write the name and structure of a saturated compound in which the carbon atoms are arranged in a ring. तो रिंग में बनना चाहिए। तो देखिए ये एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है। तो देखिए 6 कार्बन एटम्स की रिंग बन रही है और ये सैचुरेटेड है, इसके लिए इसमें डबल बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए और सिंगल बॉन्ड्स ही होने चाहिए। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हर एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो हर कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोब्यूटेन भी बना सकते हैं, 4 कार्बन की भी रिंग बना सकते हैं, 5 कार्बन की भी बना सकते हैं, 3 कार्बन की भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली 2 कार्बन की रिंग नहीं बनेगी, और कुछ भी लिख सकते हैं, कोई एक एग्जांपल। बेंजीन मत लिखिएगा क्योंकि बेंजीन सैचुरेटेड नहीं है, बेंजीन में डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो इथाइन एक एल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये इथाइन का फार्मूला है C2H2। कार्बन में आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर होंगे। तो अगर हम लेफ्ट साइड वाले कार्बन को देखें, तो लेफ्ट साइड वाले कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, चौथा यहाँ पे है। इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, चौथा यहाँ पे है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से दिखाया है, तो हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जब होगी तो ये 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 कार्बन के बीच में शेयर होंगे, जिससे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर से सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, जो आपको समझ में आ गया। लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड नॉट बाय आयोनिक कंपाउंड्स। तो ऐसी कौन सी 2 प्रॉपर्टीज हैं? देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स में लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, आयोनिक कंपाउंड्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। कोवेलेंट कंपाउंड, they are non-conductors of electricity, whereas the ionic compounds are conductors in molten or aqueous state। ये आपको मालूम होगा, सॉलिड स्टेट नहीं होना चाहिए, या मोल्टन या एक्वस में आयनिक कंपाउंड्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गए। चलिए इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टेरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस with the help of chemical equation for each. State one use of ester and saponification process। तो एस्टेरिफिकेशन, तो देखिए ये पहला एस्टेरिफिकेशन है। एस्टेरिफिकेशन में हम एक एसिड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक अल्कोहल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एथेनोइक एसिड लिया है। एथेनोइक एसिड का फार्मूला है CH3COOH। एथेनॉल का फार्मूला है CH3CH2OH। Acid is required as a catalyst. This is a reversible reaction, so we write the 2 arrows going like this. This shows reversible reaction, और इसमें एस्टर बनता है और वाटर बनता है, तो इसी को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये रिएक्शन किस तरीके से होता है। देखिए इसमें आप देखिए कि वाटर बन रहा है, ये वाटर बन रहा है। तो ये वाटर कैसे बनता है, हमें OH यहाँ से ले लेना है। ये देखिए, ये OH यहाँ से ले लेना है और H यहाँ से ले लेना है। ये OH और ये H, ये मिला के बन जाता है वाटर। और फिर यहाँ पे आपको CH3CO यहाँ तक लिखना है, CH3CO ये, और उसके बाद आपको यहाँ से अटैच करना है। देखिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो आप यहाँ से अटैच कर दीजिए, तो आ जाएगा OCH2CH3, यानी OCH2CH3। और ये कंपाउंड जिसमें ऐसा आपको COO ग्रुप दिखाई देता है, उसी को एस्टर बोलते हैं। और क्योंकि इसमें एस्टर बनता है, इसलिए इसे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे बताया कि यही रिएक्शन आप अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। कोई भी तरीके से आप लिखिए, वो आपका आंसर सही होगा। जैसे CH3CH2, आपको मालूम होना चाहिए कि इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये हो जाता है C2H5। तो आप एथेनॉल को ऐसे ही लिख सकते हैं, और यही एथेनोइक एसिड है। और इसी तरह से आप ये CH2CH3 को यहाँ पे C2H5 लिख सकते हैं, तो ये भी सही है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तीसरा तरीका ये है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइए, जो आपको अच्छा लगे सब सही है। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O OH। तो इथेनॉइक एसिड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एथेनॉल को, अब मैंने एथेनॉल को उल्टा करके लिख दिया, ठीक है, C2H5 यहाँ पे लिख दिया, OH यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए वाटर निकालना बहुत आसान हो गया, हमने वाटर निकाल दिया और आपने ये C के बाद, इसके बाद आपने ये OC2H5 यहाँ पे अटैच कर दिया, ये आपका एस्टर बन गया। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, ये सारे तरीके सही हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप लिख लीजिए। बुक में एक ही तरह से दिया हुआ है, लेकिन अगर आप अपने तरीके से लिखेंगे तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अच्छा, अब ये तो हो गया एस्टेरिफिकेशन। अब सेपोनिफिकेशन, तो ऊपर वाला एस्टेरिफिकेशन है, नीचे सेपोनिफिकेशन है। तो सेपोनिफिकेशन में हम एस्टर को लेते हैं, तो देखिए CH3COO, CH2CH3, जिसको हम C2H5 भी लिखते हैं, तो ये एस्टर हमने लिया। अब हमने NaOH यानी एक एल्कली से उसे हीट किया, तो क्या होता है देखिए, इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए कि आप फिर से समझिए, आप एरोज यूज कर सकते हैं पेंसिल से कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए ये पार्ट जो है C2H5, ये C2H5 और ये वाला OH, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, C2H5OH मतलब एथेनॉल फिर से बन रहा है। और ये C2H5 यहाँ से हट रहा है और इसकी जगह Na सोडियम यहाँ पे आ जाता है, तो ये बन जाता है CH3COO और C2H5 के आगे ये वाला Na आ जाता है। तो ये सॉल्ट है, क्योंकि सॉल्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो उसको हम सॉल्ट्स बोलते हैं। तो ये एथेनॉइक एसिड का सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ एथेनॉइक एसिड और एथेनॉल। तो ये जो आपका रिएक्शन है ये है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सॉरी ऊपर वाला जो रिएक्शन है, ऊपर वाला है ये है एस्टेरिफिकेशन, और जो नीचे वाला रिएक्शन है वो है सेपोनिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन में एस्टर बनता है और सेपोनिफिकेशन जस्ट उसका एक रिवर्स प्रोसेस है, जिसमें कि आपका एस्टर रिएक्ट होता है एल्कली से और आपका एसिड का सॉल्ट बन जाता है और अल्कोहल आपको वापस मिल जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप लिखिए, सब सही है, जो आपको अच्छे से याद हो जाए, जो आपको समझने में आसान हो वो आप लिख लीजिए। यूजेस तो आप आसानी से देख सकते हैं, वो मैंने आंसर नहीं लिखा है, यूज तो बहुत आसान है। सेपोनिफिकेशन का भी यूज सोप बनाने के लिए होता है, वो मैंने नहीं लिखा है, वो आप लिख लीजिए। अब आप देखिए ये क्वेश्चन, तो इसमें कहा जा रहा है कि सैचुरेटेड organic compound A belongs to the homologous series of alcohols. On heating A, मतलब ये जो अल्कोहल है, with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, it forms an unsaturated compound B with the molecular mass 28 units. अच्छा, तो अब जैसे ही आप ये देखें कि ये अल्कोहल है और इसको हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हीट कर रहे हैं, तो उसी तरह से में आप उसी समय आपको याद आ जाना चाहिए कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर रिमूव करता है। तो अल्कोहल में से जब वाटर रिमूव होता है तो हमारी एल्कीन बनती है और वाटर बनता है। तो ये आपको इमीडिएट ध्यान आ जाना चाहिए कि ये जो है इस टाइप का रिएक्शन होगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो उन्होंने 28 यूनिट्स दिया है, ये इससे हमें क्या मालूम पड़ता है। देखिए 28 यूनिट से हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो हमारी एल्कीन है इसमें दो ही कार्बन होंगे। देखिए इसमें दो ही कार्बन है, क्योंकि अगर हम C2H4 का मोलिकुलर मास निकालें तो ये 24 + 4 28, तो यानी ये C2H4 ही हो सकता है, दूसरी कोई एल्कीन नहीं हो सकती। तो अगर ये इसमें दो कार्बन है तो नेचुरली जो हमारा अल्कोहल है उसमें भी दो कार्बन ही होंगे, तो ये हमारा एथेनॉल होगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये एथेनॉल हो सकता है।
और डिहाइड्रेशन हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही रिएक्शन को आप कई तरीके से लिख सकते हैं, तो मैंने एथेनॉल को इस तरीके से लिखा CH3CH2OH, और देखिए ऐसे आसानी से इसमें से वाटर रिमूव कर सकते हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम है। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कैसे आपकी एल्कीन बन रही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H और OH मिला के वाटर बन जाएंगे। तो बहुत आसान हो गया ये रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या पूछ रहा है। आइडेंटिफाई ABC और द कंपाउंड B ऑन एडिशन विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल चेंजेस टू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C। चलिए ये भी देख लेते हैं। 1 मोल, अब 1 मोल का क्या मतलब होता है? 1 मोल का मतलब होता है कि ये जो आपका है हाइड्रोजन, ये सिर्फ यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 मोल। अगर ऐसे 2 लिखा होता 2H2, तो इसको हम बोलते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऐसे 3 लिखा होता तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो नेचुरली हमें 1 मोल ही चाहिए, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन एटम्स चाहिए। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एल्कीन जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इथीन जो है इथेन बन जाएगी। और ये भी रिएक्शन आपको मालूम है, जिसमें एल्कीन्स एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। तो 1 मोल मतलब एक ही डबल बॉन्ड है। आपको इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें 1 मोल से ज़्यादा ऐड करना होगा। अब कंपाउंड C अंडरगोज कंबस्शन। तो कंपाउंड C तो हमारा इथेन है। तो इथेन जब कंबस्शन हो रहा है, तो आप याद रखिए कभी भी हाइड्रोकार्बन का जब कंबस्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनते हैं। तो आप पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख लीजिए, और उसके बाद हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए बैलेंस करने का तरीका ये है कि हमारे पास पहले 2 कार्बन्स हैं, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के पहले 2 लगा दीजिए, तो कार्बन बैलेंस हो जाएंगे। फिर हमारे पास 6 हाइड्रोजन्स हैं, तो आप यहाँ पे 3 लगा दीजिए, तो ये 6 हाइड्रोजन्स बैलेंस हो जाएंगे। बाद में हम ऑक्सीजन काउंट करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 इंटू 2 यानी 4, और 1 इंटू 3 यानी 3, यानी 4 + 3 7। यहाँ पे O2 है, तो अगर हम 7/2 O2 कर दें, 2 कैंसिल हो जाता है, तो 7 ऑक्सीजन हो जाता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप चाहें तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2C2H6, और इसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 7O2। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4CO2, और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6H2O। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका यूज़ जो है वो क्या है हाइड्रोजनेशन का। तो हाइड्रोजनेशन का यूज़ तो आपको पता है, मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति, यानी जो डालडा आता है उसको हम वनस्पति बोलते हैं, वो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल से बनता है। और नेम द प्रोडक्ट्स फ्रॉम व्हेन द कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम। तो ये भी रिएक्शन आपने बुक में पढ़ा होगा कि ये एथेनॉल जो हमने यहाँ पे लिया था कंपाउंड ए, तो ये जब सोडियम से रिएक्ट करता है तो इसमें आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, यानी कि ये यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। ये आपको याद रखना है कि देखिए ये हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, तो इसलिए ये 2 बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, जिससे ये 2 बैलेंस हो जाए। जब यहाँ पे हमने 2 लिख दिया तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और Na के लिए भी 2 आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे, उस जगह सोडियम आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनता है उसमें सोडियम पॉजिटिव है, तो बाकी का पार्ट जो है वो नेगेटिव है, और इसको हम बोलते हैं सोडियम। ये है सोडियम, और ये इथेनॉल से बना है, इसलिए से बोलते हैं इथॉक्साइड। तो इसमें हमारा सोडियम इथॉक्साइड बनता है। आप चाहें तो एथेनॉल को CH3CH2OH लिख सकते हैं, या आप इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप CH3CH2 लिख सकते हैं, या यहाँ पे C2H5 लिख सकते हैं। दोनों ही मेथड सही हैं, आप कंफ्यूज मत हो, कैसा भी आप लिख सकते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझा दिए। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं करना चाहता हूँ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और फिर मैं कुछ और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।